Chapter 16 Mediate Interference और Syllogism मध्याश्रित अनुमान या न्याय। अनुमान इन्फेरेंस प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन पर घंटी बजते ही ये समझ लेते हैं कि कोई ट्रेन आ रही है। यहाँ हमने ट्रेन को आते हुए देखा नहीं, फिर भी हमें इस बात का बोध हो जाता है कि कोई ट्रेन आ रही है, या फिर किसी स्थान पर उठते हुए धुएं को देखकर ही हमें इस बात का बोध हो जाता है कि उस स्थान पर निश्चित ही आग होगी। यहाँ भी हमने धुएं को देखकर आग को बिना देखे ही उस स्थान पर जहाँ से धुआं उठ रहा था उस स्थान पर आग होने की कल्पना कर ली। अतः इन उदाहरणों से हम इस वास्तविकता पर पहुंच जाते हैं कि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति ही अनुमान है, और अनुमान के आधार पर जो हम वस्तुतः फैक्ट स्थापित करते हैं वो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन कहलाता है। जैसे धुएं को देखकर हमने आग होने का अनुमान किया, अर्थात यहाँ आग का होना हमारा निष्कर्ष होगा। न्याय सिलोजिज्म न्याय मध्याश्रित अनुमान डिडक्टिव मीडियन इन्फ्रेंस का वो रूप है जिसमें दिए गए दो या दो से अधिक कथनों या आधार वाक्यों प्रेमाइसिस के आधार पर निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला जाता है। चूंकि न्याय सिलोजिज्म निगमनात्मक डिडक्टिव अनुमान है, अतः निगमन के नियमानुसार निष्कर्ष कंक्लूजन कथनों या आधार वाक्यों प्रेमाइसिस से अधिक व्यापक नहीं निकाले जाने चाहिए। उदाहरण कथन सभी मनुष्य मरणशील हैं, एम कंचन मनुष्य है, एम निष्कर्ष कंचन मरणशील है, ए। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों कथनों में मनुष्य कॉमन है, अतः मनुष्य मध्य पद मीडियन है, यानी कि एम है जो कि दोनों कथनों के बीच संबंध स्थापित करता है। चूंकि पहले कथन में मनुष्य तथा मरणशील और दूसरे कथन में कंचन तथा मनुष्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है, अतः निगमन में कंचन और मरणशील के बीच संबंध स्थापित होगा, अतः कंचन मरणशील है ये हमारा वैध निष्कर्ष होगा। हमारा न्याय तर्क संगत हो ये तभी संभव है जब न्याय के नियमों को जानने से पहले हमें साक्षात अनुमान, इमीडिएट इन्फेरेंस और अन्य तथ्यों की भली भांति जानकारी हासिल हो। क्योंकि इन जानकारियों के बिना हमारा न्याय तर्क संगत नहीं हो सकता, अतः हमारा न्याय तर्क संगत हो तथा तर्क संगत न्याय प्राप्त करने में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें न्याय सिलोजिज्म की जानकारी से पहले ऐसी जानकारियां जो न्याय से ही संबंधित हैं उनके विषय में जानकारी हासिल करना नितांत आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण पद, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। एक पद टर्म ऐसे शब्द या वर्ड या शब्द समूह कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो किसी वाक्य में उद्देश्य सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द को पद कहते हैं। जैसे यस्सी अच्छी लड़की है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कथन या वाक्य में यस्सी, अच्छी एवं लड़की तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः ये तीनों शब्द इस वाक्य के अलग अलग पद हैं। दो उद्देश्य पद सब्जेक्ट टर्म ऐसा पद यानी कि टर्म जिसके विषय में कोई बात कही गई हो उसे उद्देश्य पद कहते हैं। जैसे कंचन धोखेबाज लड़की है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कंचन के विषय में कहा जा रहा है कि वो एक धोखेबाज लड़की है, अतः कंचन इस वाक्य का उद्देश्य पद है। तीन विधेय पद प्रेडिकेट टर्म किसी के विषय में कही गई वो बात जो कि उसकी विशेषता को व्यक्त करती है उसे विधेय पद कहते हैं। जैसे अलका अच्छी लड़की है। यहाँ हम देख रहे हैं अच्छी लड़की के द्वारा अलका की विशेषता को व्यक्त किया गया है, अर्थात इस वाक्य में अच्छी लड़की विधेय पद है। चार व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म ऐसे पद जिसमें एक की सत्यता दूसरे की असत्यता और एक की असत्यता दूसरे की सत्यता को व्यक्त करता है, ऐसे पद को व्याघाती पद कहते हैं। जैसे जीवित मृत, श्वेत अश्वेत, मरणशील अमरणशील, विवेक अविवेक, बुद्धिमान अबुद्धिमान, मैन नॉट मैन, रेड नॉट रेड, व्हाइट नॉट व्हाइट,
हॉट नॉट हॉट इत्यादि। इनके बीच तीसरी संभावना नहीं होती है। किसी भी पद में न, अ, नन या नॉट लगा देने पर वो पद व्याघाती पद हो जाता है। 5 विपरीत पद, कॉन्ट्रेरी टर्म। ऐसे दो पद जो कि एक साथ सत्य नहीं हो सकते पर एक साथ असत्य हो सकते हैं, ऐसे पद को विपरीत पद कहते हैं। जैसे रात दिन, तेज भोंदू, खट्टा मीठा, युद्ध शांति, ठंडा गर्म इत्यादि। ऐसे पदों में तीसरा पद होने की भी संभावना रहती है। जैसे रात और दिन के बीच संध्या भी हो सकती है, तेज और भोंदू के बीच सामान्य भी हो सकता है। 6 अनेकार्थक पद, इक्विवोकल टर्म। ऐसे पद जिसके एक से अधिक अर्थ होते हों, ऐसे पद को अनेकार्थक पद कहते हैं। जैसे कर, कनक, काल, सैंधव, अर्थ, साउंड, लाइट, फूड, हेट, पेज इत्यादि। यहाँ इनके अर्थों को इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। जैसे कर, माल गुजारी या हाथ, कनक, सोना, गोल्ड या धतूरा, काल, समय या यमदूत, सैंधव, नमक या घोड़ा, अर्थ, धन या माने, साउंड, ध्वनि या ठोस, लाइट, रोशनी या हल्का, फुट, पैर या नाप, हेड, सिर या प्रधान, पेज, पन्ना, पृष्ठ या नौकर आदि। ये ऐसे पद हैं जो कि न्याय के कथनों में मध्य पद, मिडिल टर्म के स्थान पर आ जाने पर अनेकार्थक दोष उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए कि ऐसे पद दोनों कथनों में अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। पृष्ठ 328। इस स्थिति में इन्हें मध्य पद नहीं माना जा सकता और यदि इन्हें मध्य पद मानते हुए न्याय किया गया तो निष्कर्ष अवैध होता है। इस दोष को चतुष्पद दोष, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स भी कहते हैं। 7 निश्चित पद, डेफिनेट टर्म। जिस पद से सूचित वस्तु का बोध स्पष्ट रूप से हो जाता है उसे निश्चित पद कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, गंगा, ये लड़का इत्यादि। 8 अनिश्चित पद, इंडेफिनेट टर्म। जिस पद से सूचित वस्तु का बोध स्पष्ट रूप से नहीं होता है उसे अनिश्चित पद कहते हैं। जैसे कोई लड़का, यूनिक कोचिंग के शिक्षक, कोई कॉलेज आदि। 9 पद योग्य पद, कैटेग्रामेटिक टर्म। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य के उद्देश्य, सब्जेक्ट और विधेय, प्रेडिकेट बन सकते हैं, ऐसे शब्द को पद योग्य पद कहते हैं। जैसे सभी बिल्ली मरणशील हैं। यहाँ बिल्ली और मरणशील बिना किसी दूसरे शब्दों से जुड़े हुए भी उद्देश्य और विधेय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 10 संयोजक, कॉपुला। ऐसे शब्द जो उद्देश्य, सब्जेक्ट और विधेय, प्रेडिकेट के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे शब्द को संयोजक कहते हैं। जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट इत्यादि। ऑल टीचर्स आर गुड। यहाँ आर संयोजक है। संयोजन के केवल 6 ही रूप होते हैं। 11 लघु पद, माइनर टर्म। निष्कर्ष के उद्देश्य, सब्जेक्ट को लघु पद कहते हैं। इसे सांकेतिक भाषा में एस कहते हैं। 12 वृहत पद, मेजर टर्म। निष्कर्ष के विधेय, प्रेडिकेट को वृहत पद कहते हैं। इसे सांकेतिक भाषा में पी कहते हैं। 13 मध्य पद, मिडिल टर्म। ऐसे पद जो दिए गए दो कथन के दोनों वाक्यों में कॉमन हो और दोनों कथनों के बीच संबंध स्थापित करते हों, ऐसे पद को मध्य पद, मिडिल टर्म कहते हैं। साधारणतया इनके अनुपस्थित रहने पर कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। इसका संबंध पहले कथन में वृहत पद, मेजर टर्म से और दूसरे कथन में लघु पद, माइनर टर्म से रहता है। इस प्रकार दोनों से संबंध रहने के कारण ये दोनों के बीच यानी दो कथनों के बीच संबंध स्थापित कर देते हैं। तर्क वाक्य, प्रपोजिशन। तार्किक वाक्य निर्णय का भाषा में व्यक्त रूप है। निर्णय एक मानसिक क्रिया है। ये आंतरिक होती है। जब इसे भाषा में व्यक्त कर देते हैं तो ये तार्किक वाक्य हो जाती है। ये निर्णय का बाह्य रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्णय तार्किक वाक्य का आंतरिक रूप और तार्किक वाक्य निर्णय का बाह्य रूप है। तार्किक वाक्य के 3 भाग होते हैं। एक उद्देश्य, सब्जेक्ट, 2 विधेय, प्रेडिकेट, 3 संयोजक, कॉपुला। इन तीनों की व्याख्या कुछ महत्वपूर्ण पद के अंतर्गत की जा चुकी है। गुण,
और परिमाण के अनुसार तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कोई भी तार्किक वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में सभी या कुछ, ऑल और सम, हाँ या ना, यस और नो का अवश्य ही प्रयोग करते हैं। यहाँ सभी सर्वव्यापी यूनिवर्सल और कुछ, सम, विशिष्ट, पर्टिकुलर परिमाण को व्यक्त करते हैं और हाँ, यस सकारात्मक एफर्मेटिव और ना, नो नकारात्मक नेगेटिव गुण को व्यक्त करते हैं। एक सर्वव्यापी यूनिवर्सल, ऐसे कथन या वाक्य जिसमें संपूर्ण बात उद्देश्य सब्जेक्ट के बारे में कही जाए, ऐसे वाक्य को सर्वव्यापी वाक्य या कथन कहते हैं। इन वाक्यों को पहले हमेशा, सभी, प्रत्येक, हर कोई, सब दशा में, हर हालत में, सदा, निश्चित रूप में, कोई नहीं, ऑल, एवरी, ईच, एनी, इन ऑल केस, ऑलवेज, सर्टेनिटी, एब्सोल्युटली, नेसेसरली आदि में किसी एक का प्रयोग किया गया होता है। ए सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ऐसे वाक्य या कथन जिनके पहले सब, सभी, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ऑल, एवरी, ईच, एनी, अलोन, ओनली, राम, श्याम, पेन, बिस्किट, ही, शी, आई, यू, दिस, दैट, इट और वाक्य में है या हैं, इज और आर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ऐसे वाक्य को सर्वव्यापी सकारात्मक कथन कहते हैं। जैसे सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये एक सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य है। बी सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव, ऐसे वाक्य जिनके पहले कोई नहीं, एक भी नहीं, नहीं, नो, नन, नॉट आदि में से कोई एक शब्द लगे हों, ऐसे कथन या वाक्य को सर्वव्यापी नकारात्मक कथन या वाक्य को सर्वव्यापी नकारात्मक कथन या वाक्य कहते हैं। जैसे नो मैन आर ऑनेस्ट, कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। दो अंशव्यापी पर्टिकुलर, ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य सब्जेक्ट के कुछ अंश के विषय में कहा जाता हो, ऐसे वाक्य को अंशव्यापी वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के पहले कुछ, कभी कभी, कुछ हालत में, थोड़े से, थोड़े, अनेक, बड़ी संख्या में, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, बहुत अधिक, अधिक, अधिकतर, सामान्यतया, साधारणतया, बहुधा, किसी अवसर पर, अनेक अवसर पर, शायद, करीब, सदा, बहुत से, करीब करीब, करीब सब, 99%, आधा, कुछ, थोड़ा, some, sometimes, in some case, a few, though few, many, in large number, majority, most, mostly, generally, usually, frequently, occasionally, often, perhaps, nearly, always, several, almost all, 99%, half इत्यादि में से कोई एक शब्द का प्रयोग किया गया होता है। ए अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव, ऐसे वाक्य जिनके पहले कुछ, थोड़े से, थोड़ा, अनेक, अधिक, सम, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, मोर और वाक्य में है या हैं, इज और आर आदि शब्द प्रयुक्त किए गए हों, तो ऐसे वाक्य को अंशव्यापी सकारात्मक कथन या वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, some dogs are cats। बी अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव, ऐसे वाक्य या कथन जिनमें कुछ नहीं, some plus not, all plus not, each plus not, every plus not, any plus not, always plus not का प्रयोग किया गया हो, ऐसे वाक्य को अंशव्यापी नकारात्मक कथन या वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ बाघ घोड़े नहीं हैं, some tigers are not horses। कुछ महत्वपूर्ण संकेत, some important symbols। एक सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव, इसे तर्क वाक्य में ए से निरूपित किया जाता है। दो सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव, इसे तर्क वाक्य में ई से निरूपित किया जाता है। तीन अंशव्यापी सकारात्मक
पर्टिकुलर एफर्मेटिव, इसे तर्क वाक्य में आई से निरूपित किया जाता है। 4 अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव, इसे तर्क वाक्य में ओ से निरूपित किया जाता है। पृष्ठ 329। पदों की व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। कोई भी पद या तो व्याप्त या अव्याप्त होता है। किसी कथन में कोई पद व्याप्त तो कोई पद अव्याप्त या दोनों पद व्याप्त या दोनों पद अव्याप्त हो सकते हैं। एक व्याप्त डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा पद जो किसी कथन में अपने संपूर्ण व्यक्तिबोध एंटायर डिनोटेशन में व्यवहृत होता हो, ऐसे पद को व्याप्त पद कहते हैं। 2 अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा पद जो किसी कथन में अपने आंशिक व्यक्तिबोध पार्शियल डिनोटेशन में व्यवहृत होता है, ऐसे पद को अव्याप्त पद कहते हैं। तर्क वाक्य में कौन से पद व्याप्त और कौन से पद अव्याप्त होते हैं, इसकी जानकारी आप इस तालिका द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ये तालिका इस प्रकार है। टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स, व्याप्त एवं अव्याप्त पदों की तालिका। वाक्य, प्रपोजिशन, सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव, संकेत यानी सिंबल है ए, उद्देश्य सब्जेक्ट है व्याप्त डिस्ट्रीब्यूटेड, विधेय प्रेडिकेट अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड। वाक्य, सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव, संकेत ई, उद्देश्य व्याप्त डिस्ट्रीब्यूटेड, विधेय व्याप्त डिस्ट्रीब्यूटेड। वाक्य, अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव, संकेत आई, उद्देश्य अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड, विधेय अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड। वाक्य, अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव, संकेत ओ, उद्देश्य अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड, विधेय व्याप्त डिस्ट्रीब्यूटेड। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स, ASD, EBD, IND, OPD। यहाँ S सब्जेक्ट यानी A वाक्य में केवल सब्जेक्ट उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, अर्थात प्रेडिकेट विधेय अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। B बोथ यानी E वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। N नन कोई भी नहीं, यानी I वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अर्थात कोई भी पद डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। और P प्रेडिकेट यानी O वाक्य में केवल प्रेडिकेट विधेय डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अर्थात सब्जेक्ट उद्देश्य अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेरेंस, अनुमान का वर्गीकरण। अनुमान का वर्गीकरण हम 2 दृष्टिकोण से करते हैं। एक दृष्टिकोण से इसे आगमनात्मक इंडक्टिव और निगमनात्मक डिडक्टिव, और दूसरे दृष्टिकोण से इसे साक्षात इमीडिएट और मध्याश्रित मीडिएट में हम विभाजित करते हुए वर्गीकृत करते हैं। अनुमान, इसके 2 भाग हैं, निगमनात्मक डिडक्टिव और आगमनात्मक इंडक्टिव। अनुमान पुनः 2 भाग, साक्षात या अंतरानुमान इमीडिएट और मध्याश्रित मीडिएट। निगमनात्मक अनुमान डिडक्टिव इन्फेरेंस, ऐसे अनुमान जिसमें निष्कर्ष वाक्य कंक्लूजन आधार वाक्यों या कथनों प्रीमाइसिस से अधिक व्याप्त अधिक वस्तुओं के विषय में नहीं होता है, यानी हम जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो दिए गए कथन में अंतर्निहित होना चाहिए। साधारणतया निगमनात्मक अनुमान में हम सभी से सभी में या सभी से कुछ पर जाते हैं, यानी दिया गया कथन सभी से हो तो हम निष्कर्ष सभी या कुछ में निकालते हैं। जैसे उदाहरण 1, कथन सभी मनुष्य मरणशील हैं ए, कंचन मनुष्य है ए, निष्कर्ष कंचन मरणशील है ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि निष्कर्ष में कंचन को मरणशील कहा गया है, जबकि कथन में सभी मनुष्य को मरणशील कहा गया है। इसलिए व्यापकता के दृष्टिकोण से कथन निष्कर्ष से कहीं अधिक व्यापक है, अतः निष्कर्ष के संकुचित होने के कारण ये निगमनात्मक अनुमान के निष्कर्ष को वैध माना जाएगा। उदाहरण 2, कथन कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है ई, निष्कर्ष कोई ईश्वर मनुष्य नहीं है ई। यहाँ हम देख रहे हैं कथन सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव ई वाक्य में है, अतः निष्कर्ष भी सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव ई वाक्य से ही निकाले जाएंगे।
यहाँ निष्कर्ष और कथन व्यापकता के दृष्टिकोण से समान है, इसलिए निष्कर्ष वैध माना जाएगा। इन दोनों उदाहरणों से इस बात की पुष्टि होती है कि निगमनात्मक अनुमान में निष्कर्ष आधार वाक्य या कथन से अधिक व्यापक नहीं निकाले जाते हैं, यानी कि निगमनात्मक अनुमान में निष्कर्ष की व्यापकता कथन के समान होती है या कथन से संकुचित होनी चाहिए। दिए गए कथन को हमेशा सत्य मानना चाहिए, चाहे वे सर्वमान्य मान्यताओं के सर्वथा विपरीत ही क्यों ना हो। आगमनात्मक अनुमान, इंडक्टिव इन्फेरेंस, ऐसा अनुमान जिसमें निष्कर्ष हमेशा दिए गए वाक्य या कथन से अधिक व्यापक, अधिक वस्तुओं के बारे में हो, ऐसे अनुमान को आगमनात्मक अनुमान कहते हैं। साधारणतया आगमनात्मक अनुमान के निष्कर्ष में हम कुछ से सभी पर जाते हैं, यानी दिया गया कुछ से हो तो हम निष्कर्ष सभी में निकालते हैं। जैसे उदाहरण 1, कथन देवघर में कुछ वस्तु सस्ती हैं। ए, निष्कर्ष देवघर में सभी वस्तु सस्ती हैं। ए, यहाँ हम देख रहे हैं कुछ वस्तु को सस्ती पाकर हम सभी वस्तु सस्ती है ऐसा अनुमान कर लेते हैं। हमारा निष्कर्ष है कि देवघर में सभी वस्तु सस्ती है। इसका यहाँ यही आधार है, जो वस्तु हमने देवघर में खरीदी है वो सस्ती है। अतः यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि निष्कर्ष आधार वाक्य या कथन से अधिक व्यापक है, क्योंकि कथन कुछ वस्तु के बारे में है जबकि हमने निष्कर्ष सभी वस्तु के बारे में निकाला। अतः ये अनुमान आगमनात्मक अनुमान होगा। पृष्ठ 330। अनंतरानुमान या साक्षात अनुमान, इमीडिएट इन्फेरेंस, ऐसे अनुमान जिसमें एक ही आधार वाक्य या कथन प्रीमाइसिस से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ऐसे अनुमान को साक्षात अनुमान कहते हैं। ऐसे अनुमान में कोई मध्य पद, मिडिल टर्म नहीं होता है। इनमें एक कथन और एक निष्कर्ष होते हैं। इस अनुमान में वैसे ही निष्कर्ष को वैध माना जाता है जो कथन में अंतर्निहित होते हैं, यानी अलग से कोई बात जोड़ देने पर निष्कर्ष अवैध हो जाता है। जैसे उदाहरण 1, कथन कोई लड़की लड़का नहीं है। ई, यहाँ लड़की सब्जेक्ट और लड़का प्रेडिकेट है। निष्कर्ष कोई लड़का लड़की नहीं है। ई, यहाँ पर लड़का सब्जेक्ट है और लड़की प्रेडिकेट। यहाँ हम देख रहे हैं लड़की सब्जेक्ट के स्थान पर और लड़का प्रेडिकेट के स्थान पर है, लेकिन निष्कर्ष में लड़का सब्जेक्ट के स्थान पर और लड़की प्रेडिकेट के स्थान पर आ गए हैं। उदाहरण 2, कथन सभी घोड़े पशु हैं। ए, निष्कर्ष कुछ पशु घोड़े हैं। आई, यहाँ पर कथन में घोड़े को सब्जेक्ट और पशु को प्रेडिकेट दर्शाया गया है, जबकि निष्कर्ष में पशु को सब्जेक्ट और घोड़े को प्रेडिकेट का स्थान दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि साक्षात अनुमान, इमीडिएट इन्फेरेंस में कथन में जो शब्द सब्जेक्ट उद्देश्य के स्थान पर और जो शब्द प्रेडिकेट विधेय के स्थान पर रहते हैं, वे निष्कर्ष में क्रमशः आपस में स्थान परिवर्तन कर सब्जेक्ट यानी उद्देश्य एवं प्रेडिकेट विधेय में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी निष्कर्ष में कथन का सब्जेक्ट उद्देश्य प्रेडिकेट विधेय में और कथन का प्रेडिकेट विधेय निष्कर्ष में सब्जेक्ट उद्देश्य के स्थान पर आ जाता है। मिल एवं बेन आदि तर्कशास्त्री के अनुसार इसे वास्तविक अनुमान नहीं माना गया है, बल्कि बेन साहब के अनुसार ये केवल वाक्यांतर, इक्विवेलेंस और इक्विपोटेंसी ऑफ प्रेपोजिशंस होता है, क्योंकि जो वाक्य आधार वाक्य या कथन प्रीमाइस में होते हैं उन्हें ही निष्कर्ष में केवल स्थान परिवर्तन किया जाता है। अतः इन तर्कशास्त्रियों के अनुसार साक्षात अनुमान इमीडिएट इन्फेरेंस अनुमान नहीं है, लेकिन ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अन्य अनुमानों की ही तरह इसमें भी कथन होते हैं और इन कथनों से जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो कथन में अंतर्निहित होता है, तभी उन्हें वैध माना जाता है। अन्य अनुमानों की तुलना में इस अनुमान में फर्क इतना ही है कि अंतरानुमान या साक्षात अनुमान की प्रक्रिया अन्य अनुमान से सरल यानी सिंपल है। अतः हम कह सकते हैं कि साक्षात अनुमान एक वैध अनुमान है। अंतरानुमान या साक्षात अनुमान के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमीडिएट इन्फेरेंस। साक्षात अनुमान के 4 प्रकार होते हैं, जिनके द्वारा एक ही कथन से विभिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। साक्षात अनुमान इमीडिएट इन्फेरेंस, इसमें परिवर्तन, कन्वर्जन, प्रतिवर्तन,
ऑपवर्जन, प्रति परिवर्तन, कॉन्ट्रापोजिशन, विपरिवर्तन, इन्वर्जन। एक परिवर्तन कन्वर्जन, ऐसे अनुमान जिसमें आधार वाक्य या कथन के उद्देश्य सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट का निष्कर्ष में आपस में स्थान परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अनुमान को परिवर्तन कहते हैं। यानी कि आधार वाक्य या कथन प्रीमाइस में जो शब्द उद्देश्य के सब्जेक्ट स्थान पर थे, वो शब्द निष्कर्ष में विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर, और आधार वाक्य या कथन में जो शब्द विधेय प्रेडिकेट थे, वे निष्कर्ष में उद्देश्य सब्जेक्ट के स्थान पर चले आते हैं। परिवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ कन्वर्जन। एक, आधार वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट, निष्कर्ष वाक्य में विधेय प्रेडिकेट, और आधार वाक्य का विधेय प्रेडिकेट निष्कर्ष वाक्य में उद्देश्य सब्जेक्ट हो जाता है। दो, जो गुण आधार वाक्य या कथन का होता है, वही गुण क्वालिटी निष्कर्ष वाक्य का भी होता है। यानी यदि आधार वाक्य या कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक में, और यदि आधार वाक्य नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक में ही निकाले जाएंगे। तीन, जो पद आधार वाक्य में अव्याप्त होते हैं उन्हें निष्कर्ष में भी अव्याप्त ही होना चाहिए। यानी जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं होते हैं उन्हें निष्कर्ष वाक्य में व्याप्त नहीं होना चाहिए। चूंकि परिवर्तन कन्वर्जन निगमनात्मक अनुमान का रूप है, इसलिए निष्कर्ष आधार वाक्य से व्यापक नहीं हो सकता। अर्थात जो पद आधार वाक्य में अव्याप्त रहते हैं उन्हें निष्कर्ष में व्याप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पद आधार वाक्य में व्याप्त हो उसे निष्कर्ष वाक्य में अव्याप्त किया जा सकता है। अतः जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं होते हैं उन्हें निष्कर्ष में व्याप्त नहीं किया जा सकता। कन्वर्जन ऑफ यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ए, सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए का प्रतिवर्तन। कथन ए, परिवर्तन के बाद निष्कर्ष आई। कथन सर्वव्यापी सकारात्मक है और निष्कर्ष अंशव्यापी सकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए का परिवर्तन कन्वर्जन करने पर निष्कर्ष अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई में निकलते हैं। जैसे कथन सभी मनुष्य मरणशील हैं। ए, यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट और मरणशील प्रेडिकेट है और इसका निष्कर्ष है कुछ मरणशील मनुष्य हैं। आई, यहाँ हम देख रहे हैं कि कथन का उद्देश्य सब्जेक्ट मनुष्य निष्कर्ष वाक्य में विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर है, और आधार वाक्य या कथन का विधेय प्रेडिकेट मरणशील निष्कर्ष में उद्देश्य सब्जेक्ट के स्थान पर है। यहाँ हम देख रहे हैं आधार वाक्य में उद्देश्य पद सब्जेक्ट मनुष्य व्याप्त है, जो कि निष्कर्ष वाक्य में विधेय प्रेडिकेट हो जाने के कारण अव्याप्त हो जाता है। नियमानुकूल जो वाक्य आधार वाक्य में अव्याप्त होते हैं उन्हें निष्कर्ष वाक्य में व्याप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पद आधार वाक्य में व्याप्त हो उसे निष्कर्ष वाक्य में अव्याप्त किया जा सकता है। अतः कुछ मरणशील मनुष्य हैं, ये एक वैध निष्कर्ष होगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव। ई, सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई का परिवर्तन। कथन ई, परिवर्तन, निष्कर्ष ई। कथन सर्वव्यापी नकारात्मक है और निष्कर्ष ई भी सर्वव्यापी नकारात्मक है। सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई का परिवर्तन करने पर निष्कर्ष सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य में ही निकलते हैं। जैसे कथन कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है, निष्कर्ष कोई ईश्वर मनुष्य नहीं है। यहाँ कथन ई है और निष्कर्ष भी ई है। यहाँ हम देखते हैं कि आधार वाक्य के उद्देश्य सब्जेक्ट पद मनुष्य एवं विधेय प्रेडिकेट पद ईश्वर निष्कर्ष में आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए गए हैं। यानी कि आधार वाक्य का उद्देश्य मनुष्य निष्कर्ष में विधेय के स्थान पर और आधार वाक्य का विधेय मरणशील निष्कर्ष में उद्देश्य के स्थान पर आ जाते हैं। पृष्ठ 331। चूंकि आधार वाक्य में दोनों पद व्याप्त हैं, अतः निष्कर्ष में भी दोनों पद व्याप्त किए जा सकते हैं। अतः कोई ईश्वर मनुष्य नहीं है, ये एक वैध निष्कर्ष होगा। कन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर एफर्मेटिव आई, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई का परिवर्तन। कथन आई,
परिवर्तन के बाद निष्कर्ष आई। कथन अंशव्यापी सकारात्मक है और निष्कर्ष भी अंशव्यापी सकारात्मक है। अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई का परिवर्तन करने पर निष्कर्ष अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई में ही निकलते हैं। जैसे कथन कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं, आई। निष्कर्ष कुछ बुद्धिमान मनुष्य हैं, आई। यहाँ हम देख रहे हैं नियमानुसार आधार वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट पद मनुष्य, निष्कर्ष वाक्य में विधेय प्रेडिकेट पद के स्थान पर और आधार वाक्य का विधेय प्रेडिकेट पद बुद्धिमान निष्कर्ष वाक्य में उद्देश्य सब्जेक्ट के स्थान पर आ गए हैं, लेकिन दोनों वाक्यों के गुणों यानी क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी हमारा आधार वाक्य अंशव्यापी सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी अंशव्यापी सकारात्मक में ही निकाला गया है। साथ ही आधार वाक्य में कोई भी पद व्याप्त नहीं है, इसलिए निष्कर्ष में भी कोई पद व्याप्त नहीं हुए हैं। अतः कुछ बुद्धिमान मनुष्य हैं, ये एक वैध निष्कर्ष होगा। कन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर नेगेटिव ओ, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य ओ का परिवर्तन। कथन ओ परिवर्तन के बाद निष्कर्ष एक्स, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य ओ का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कथन कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, ओ, यहाँ कुत्ते सब्जेक्ट और बिल्ली प्रेडिकेट है जिसका निष्कर्ष नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं आधार वाक्य अंशव्यापी नकारात्मक है, अतः नियमानुसार निष्कर्ष भी अंशव्यापी नकारात्मक में होने चाहिए, लेकिन निष्कर्ष के नकारात्मक होने पर आधार वाक्य का विधेय यानी प्रेडिकेट पद बिल्ली अव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक वाक्य अपने विधेय प्रेडिकेट को व्याप्त करते हैं। इस प्रकार आधार वाक्य का अव्याप्त पद कुत्ता निष्कर्ष में विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर आ जाने पर व्याप्त हो जाएगा, जो कि परिवर्तन के नियम का खंडन करता है, क्योंकि परिवर्तन कन्वर्जन के नियमानुसार निष्कर्ष आधार वाक्य से अधिक व्याप्त नहीं होना चाहिए। अतः अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 2. प्रतिवर्तन ऑब्वर्जन, साक्षात अनुमान इमीडिएट इन्फेरेंस का वो रूप जिसमें आधार वाक्य या कथन के विधेय का व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म निष्कर्ष वाक्य का विधेय प्रेडिकेट होता है और निष्कर्ष वाक्य का गुण क्वालिटी आधार वाक्य के गुण क्वालिटी से भिन्न होता है, लेकिन आधार वाक्य के गुण को इस प्रकार निष्कर्ष वाक्य में परिवर्तित किया जाता है कि आधार वाक्य और निष्कर्ष वाक्य दोनों के अर्थ समान यानी अपरिवर्तित रह जाते हैं। प्रतिवर्तन के नियम रूल्स ऑफ ऑब्वर्जन। 1. आधार वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट एवं निष्कर्ष वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट दोनों समान होते हैं, यानी जो पद आधार वाक्य में उद्देश्य सब्जेक्ट के स्थान पर होता है वही पद निष्कर्ष वाक्य में भी सब्जेक्ट के ही स्थान पर होता है। 2. आधार वाक्य का विधेय प्रेडिकेट का व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म निष्कर्ष वाक्य का विधेय प्रेडिकेट होता है। 3. आधार वाक्य और निष्कर्ष वाक्य के गुण यानी कि क्वालिटी भिन्न होती है, यानी यदि आधार वाक्य सकारात्मक एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष वाक्य नकारात्मक नेगेटिव होंगे, और यदि आधार वाक्य नकारात्मक नेगेटिव हो तो निष्कर्ष वाक्य सकारात्मक एफर्मेटिव होंगे। 4. जो पद आधार वाक्य में अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसे निष्कर्ष वाक्य में भी अव्याप्त ही रखा जाता है। ये नियम विधेय प्रेडिकेट के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि निष्कर्ष में विधेय बदल जाता है। प्रतिवर्तन के नियमों का आरेखीय निरूपण। कथन सब्जेक्ट प्रेमाइस में एन, एफर्मेटिव नेगेटिव प्रेडिकेट, निष्कर्ष कंक्लूजन में सब्जेक्ट एन वही है, एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एफर्मेटिव और प्रेडिकेट की जगह नॉट प्रेडिकेट। यहाँ सब्जेक्ट उद्देश्य प्रेडिकेट विधेय, नॉट प्रेडिकेट कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म ऑफ प्रेडिकेट विधेय का व्याघाती पद, एफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव एनईजी और एन नो चेंज अपरिवर्तित को बता रहा है। नोट
इस आरेख की सहायता से आप आसानी से किसी भी कथन प्रीमाइस का परिवर्तन यानी कि ऑबवर्जन कर सकते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इसे अपने मानस पटल पर केंद्रित कर लें। ऑबवर्जन ऑफ यूनिवर्सल एफर्मेटिव ए। सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए का प्रतिवर्तन। आधार वाक्य ए, प्रतिवर्तन के बाद निष्कर्ष वाक्य है ई। ए सर्वव्यापी सकारात्मक है और ई सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए का प्रतिवर्तन करने पर निष्कर्ष सर्वव्यापी नकारात्मक ई वाक्य में निकलते हैं, जैसे कथन सभी मनुष्य मरणशील हैं। ए, यहाँ पर मनुष्य सब्जेक्ट और मरणशील प्रेडिकेट है। निष्कर्ष कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। यहाँ पर मनुष्य सब्जेक्ट है और अमरणशील कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म ऑफ प्रेडिकेट है। ये ई को दर्शा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं आधार वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट पद, निष्कर्ष वाक्य में भी उद्देश्य सब्जेक्ट पद के ही स्थान पर है और आधार वाक्य का विधेय प्रेडिकेट पद का व्याघाती पद निष्कर्ष वाक्य में विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर है। साथ ही आधार वाक्य सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव थे, जो कि निष्कर्ष वाक्य में सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव में परिवर्तित हो गए हैं तथा आधार वाक्य का कोई भी अव्याप्त पद निष्कर्ष वाक्य में व्याप्त नहीं है। चूंकि ये निगमनात्मक निष्कर्ष के प्रतिवर्तन के चारों नियमों का पालन करता है, अतः कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। ये एक वैध निष्कर्ष है। ऑबवर्जन ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव ई। सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई का प्रतिवर्तन। आधार वाक्य है ई, जो कि सर्वव्यापी नकारात्मक है। प्रतिवर्तन के बाद निष्कर्ष वाक्य बनता है ए, जो कि सर्वव्यापी सकारात्मक है। सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई को प्रतिवर्तन करने पर निष्कर्ष सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए में निकलते हैं। पृष्ठ 332। कथन कोई मनुष्य विवेकशील नहीं है। निष्कर्ष सभी मनुष्य अविवेकशील हैं। ए, यहाँ हम देख रहे हैं आधार वाक्य प्रीमाइस का उद्देश्य सब्जेक्ट पद निष्कर्ष के उद्देश्य सब्जेक्ट पद के स्थान पर है और आधार वाक्य के विधेय प्रेडिकेट का व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म का निष्कर्ष के विधेय के स्थान पर रखा गया है। साथ ही दोनों वाक्यों के गुण भिन्न हैं, क्योंकि आधार वाक्य नकारात्मक थे जो कि निष्कर्ष में सकारात्मक हो गए हैं। किसी भी अव्याप्त पद को निष्कर्ष में व्याप्त नहीं किया गया है, अर्थात निष्कर्ष प्रतिवर्तन के चारों नियमों का पालन कर रहा है। ऑबवर्जन ऑफ पर्टिकुलर एफर्मेटिव आई। अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई का प्रतिवर्तन। आधार वाक्य है आई, जो कि अंशव्यापी सकारात्मक है। प्रतिवर्तन के बाद निष्कर्ष वाक्य है ओ, जो कि अंशव्यापी नकारात्मक है। अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई को प्रतिवर्तन करने पर निष्कर्ष अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य ओ में निकलते हैं, जैसे कथन कुछ मनुष्य सभ्य हैं। आई, निष्कर्ष कुछ मनुष्य असभ्य नहीं है। ओ, यहाँ हम देख रहे हैं आधार वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट पद मनुष्य निष्कर्ष का भी उद्देश्य यानी सब्जेक्ट पद के स्थान पर है। आधार वाक्य का विधेय प्रेडिकेट के व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म को निष्कर्ष वाक्य के विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर रखा गया है। दोनों वाक्यों के गुण भिन्न हैं, क्योंकि आधार वाक्य सकारात्मक है जबकि निष्कर्ष वाक्य नकारात्मक है। ये निष्कर्ष प्रतिवर्तन और वर्जन के चारों नियमों का पालन करता है, अतः निगमनात्मक निष्कर्ष कुछ मनुष्य असभ्य नहीं है एक वैध निष्कर्ष है। ऑबवर्जन ऑफ पर्टिकुलर नेगेटिव ओ। अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य ओ का प्रतिवर्तन। आधार वाक्य है ओ, जो कि अंशव्यापी नकारात्मक है। प्रतिवर्तन के बाद निष्कर्ष वाक्य आई निकलता है, जो कि अंशव्यापी सकारात्मक है। अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य ओ को प्रतिवर्तन करने पर निष्कर्ष अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई में निकलते हैं, जैसे कथन कुछ मनुष्य शांत नहीं है। ओ, यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट है और शांत प्रेडिकेट और निष्कर्ष
कुछ मनुष्य अशांत है, आई यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट है और अशांत कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म ऑफ प्रेडिकेट है। यहाँ हम देख रहे हैं आधार वाक्य एवं निष्कर्ष वाक्य दोनों में उद्देश्य सब्जेक्ट पद समान है। आधार वाक्य के विधेय प्रेडिकेट के व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म को निष्कर्ष वाक्य के विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर रखते हैं। दोनों वाक्यों के गुण भिन्न हैं क्योंकि आधार वाक्य नकारात्मक है जबकि निष्कर्ष वाक्य सकारात्मक में निकाले गए हैं। अर्थात ये निष्कर्ष प्रतिवर्तन के 4 नियमों का पालन करता है। अतः निगमनात्मक निष्कर्ष कुछ मनुष्य अशांत हैं ये एक वैध निष्कर्ष है। 3. प्रति परिवर्तन कॉन्ट्रापोजिशन और कन्वर्टेड ऑफ वर्ड्स। ऐसा अंतरानुमान या साक्षात अनुमान जिसमें आधार वाक्य प्रीमाइस के विधेय पद प्रेडिकेट टर्म के व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म को निष्कर्ष में उद्देश्य सब्जेक्ट के स्थान पर और आधार वाक्य के उद्देश्य पद सब्जेक्ट टर्म को निष्कर्ष वाक्य के विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर रखते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऐसे साक्षात अनुमान को प्रति परिवर्तन कहते हैं। प्रति परिवर्तन का आरेखीय निरूपण प्रीमाइस कथन एस पी कॉन्ट्रापोजिशन निष्कर्ष नॉट पी एस। ये एस से पी तक, पी से नॉट पी तक और नॉट पी से एस तक एक जेड की शक्ल में फॉर्म होता है। यहाँ एस सब्जेक्ट यानी उद्देश्य है और पी प्रेडिकेट विधेय है। नॉट पी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म ऑफ प्रेडिकेट ऑफ प्रीमाइस आधार वाक्य के विधेय का व्याघाती पद है। प्रति परिवर्तन के नियम रूल्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। 1. पहले प्रतिवर्तन तब परिवर्तन फर्स्ट ऑफ वर्ड देन कन्वर्ट। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमें सबसे पहले आधार वाक्य का प्रतिवर्तन ऑफ वर्जन और इसके बाद प्राप्त प्रतिवर्तित वाक्य का परिवर्तन कन्वर्जन करना चाहिए। 2. प्रति परिवर्तन में आधार वाक्य के विधेय प्रेडिकेट के व्याघाती पद को निष्कर्ष कॉन्ट्रापोजिशन में उद्देश्य सब्जेक्ट के स्थान पर और आधार वाक्य के उद्देश्य को निष्कर्ष वाक्य के विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर रखना चाहिए। कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एफर्मेटिव ए। सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए का प्रति परिवर्तन। प्रीमाइस सर्वव्यापी सकारात्मक है ए और वर्जन के बाद ई सर्वव्यापी नकारात्मक और कन्वर्जन के बाद ई सर्वव्यापी नकारात्मक एक कॉन्ट्रापोजिशन है। यहाँ हम देख रहे हैं सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए को सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई में प्रति परिवर्तित किया गया है। इसके बाद प्रतिवर्तित वाक्य ई को सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई में ही पुनः परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे कथन सभी मनुष्य मरणशील हैं ए। यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट है और मरणशील प्रेडिकेट। क्रिया प्रतिवर्तनः कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है ई। यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट है और अमरणशील प्रेडिकेट तथा निष्कर्ष परिवर्तन में कोई अमरणशील जीव मनुष्य नहीं है ई। यहाँ अमरणशील सब्जेक्ट है और मनुष्य प्रेडिकेट। यहाँ हम 3 वाक्य देख रहे हैं जिनमें प्रथम वाक्य आधार वाक्य है, अंतिम वाक्य निष्कर्ष कॉन्ट्रापोजिशन और बीच का वाक्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अतः कोई अमरणशील जीव मनुष्य नहीं है, ये एक वैध निष्कर्ष है। कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव ई। सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई का प्रति परिवर्तन। प्रीमाइस ई सर्वव्यापी नकारात्मक और वर्जन के बाद ए सर्वव्यापी सकारात्मक और कन्वर्जन के बाद अंशव्यापी सकारात्मक हो जाता है जो कि कॉन्ट्रापोजिशन है। सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य ई का प्रति परिवर्तन करने के लिए हम सबसे पहले ई वाक्य का सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य ए में प्रतिवर्तन और वर्जन करते हैं और इनसे प्राप्त वाक्य का पुनः परिवर्तन कन्वर्जन कर देते हैं। जैसे कथन कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है ई। यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट है और पूर्ण प्रेडिकेट। पृष्ठ 333। क्रिया प्रतिवर्तन
सभी मनुष्य अपूर्ण हैं। ए, यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट है और अपूर्ण कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिकेट। निष्कर्ष, परिवर्तन, कुछ अपूर्ण जीव मनुष्य हैं। आई, यहाँ अपूर्ण सब्जेक्ट है और मनुष्य प्रेडिकेट, अतः कुछ अपूर्ण जीव मनुष्य हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है। कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ पर्टिकुलर एफर्मेटिव आई, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य आई का प्रति परिवर्तन। प्रीमाइस, आई अंशव्यापी सकारात्मक है, ऑब्वर्जन के बाद ओ अंशव्यापी नकारात्मक होता है और कन्वर्जन के बाद एक्स कॉन्ट्रापोजिशन में। चूंकि अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य का परिवर्तन कन्वर्जन नहीं होता है, अतः आई वाक्य का यानी अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य का प्रति परिवर्तन कॉन्ट्रापोजिशन नहीं निकाले जा सकते हैं। जैसे कथन कुछ मनुष्य विवेकशील हैं आई, यहाँ मनुष्य सब्जेक्ट है और विवेकशील प्रेडिकेट। क्रिया प्रतिवर्तन के बाद कुछ मनुष्य अविवेकशील नहीं है, ये ओ है। और निष्कर्ष परिवर्तन के बाद कुछ नहीं, अतः दिए गए कथन का कोई भी कॉन्ट्रापोजिशन नहीं निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ पर्टिकुलर नेगेटिव ओ, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य ओ का प्रति परिवर्तन। प्रेमिस, ओ अंशव्यापी नकारात्मक, ऑब्वर्जन के बाद आई अंशव्यापी सकारात्मक होता है और कॉन्ट्रापोजिशन में कन्वर्जन के बाद आई अंशव्यापी सकारात्मक हो जाता है। अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य ओ का कॉन्ट्रापोजिशन प्रति परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हम ओ वाक्य का ऑब्वर्जन यानी प्रतिवर्तन करते हैं और इसके बाद प्रतिवर्तित ऑब्वर्टेड वाक्य का परिवर्तन कन्वर्जन कर देते हैं। जैसे कथन कुछ मनुष्य विवेकशील नहीं हैं, ये ओ है, मनुष्य सब्जेक्ट है और विवेकशील प्रेडिकेट। क्रिया प्रतिवर्तन के बाद कुछ मनुष्य अविवेकशील हैं आई। निष्कर्ष परिवर्तन कुछ अविवेकशील जीव मनुष्य हैं आई, यहाँ अविवेकशील सब्जेक्ट है और मनुष्य प्रेडिकेट, अतः दिए गए कथन का कुछ अविवेकशील जीव मनुष्य हैं एक वैध निष्कर्ष कॉन्ट्रापोजिशन है। नोट, अब तक आपको इस अध्याय के विषय में जितनी भी जानकारी दी गई है, ये सभी जानकारियां न्याय सिलॉजिज्म के नियमों को अच्छी तरह से समझने के लिए यानी सिलॉजिज्म पर आपकी मजबूत पकड़ हो और सिलॉजिज्म से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नितांत ही आवश्यक है। जब तक आप इन जानकारियों का भलीभांति अध्ययन करके इन पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर लेते, तब तक आप न्याय से संबंधित प्रश्नों का तर्कसंगत हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि सिलॉजिज्म के नियमों की जानकारी हासिल करने से पहले और सिलॉजिज्म से संबंधित प्रश्न को हल करने से पूर्व आप इन जानकारियों को कम से कम 5 बार ध्यान से अध्ययन करके दोहरा लें। इससे आपको सिलॉजिज्म न्याय से संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफी आसानी होगी। नोट से संबंधित जानकारी समाप्त। अब आए, अब तक इस अध्याय के विषय में जितनी भी जानकारियां आपको कराई गईं, उनमें से सिलॉजिज्म न्याय में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के सारांश पर एक नजर डालें। न्याय में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का सारांश। 1. उद्देश्य सब्जेक्ट, ऐसे पद जिनके विषय में कोई बात कही गई हो, जैसे कंचन नन्ही है, यहाँ कंचन उद्देश्य है। सब्जेक्ट। 2. विधेय प्रेडिकेट, ऐसा पद जो कि किसी की विशेषता को व्यक्त करता है, जैसे राम नारायण ईमानदार है, यहाँ ईमानदार विधेय है। 3. व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, ऐसा पद जिसमें एक में सत्यता दूसरे की असत्यता को व्यक्त करता है, जैसे जीवित मृत, श्वेत अश्वेत आदि। 4. अनेकार्थक पद इक्विवोकल टर्म, ऐसा पद जिसका एक से अधिक अर्थ हो, जैसे कर, कमल, साउंड, लाइट आदि है। 5. मध्य पद मिडिल टर्म, वो पद जो कि निष्कर्ष की प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन वस्तुतः निष्कर्ष में निरूपित नहीं होता है। ये दिए गए दो कथनों के बीच आपस में संबंध स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका निर्वाह करता है। ये दोनों कथनों में कॉमन होता है। 6. सर्वव्यापी यूनिवर्सल,
सभी, प्रत्येक तथा कोई नहीं को यूनिवर्सल कहते हैं। 1. सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव सब, सभी। 2. सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव कोई नहीं, एक भी नहीं, नहीं, नो, नन, नॉट। 7. अंशव्यापी पर्टिकुलर कुछ, बहुत, थोड़ा, सम, मेनी, अ फ्यू। 1. अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव कुछ, बहुत, अनेक, थोड़ा आदि। 2. अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव कुछ नहीं, सम प्लस नॉट आदि। 8. पूर्ण व्याप्त कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड जब दूसरे कथन के मध्य पद के पहले सभी यानी ऑल या कोई नहीं नो लगा हो तो इसे पूर्ण व्याप्त कहते हैं, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं। 9. आंशिक व्याप्त पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड जब दूसरे कथन के मध्य पद के पहले कुछ यानी सम लगा हो तो इसे आंशिक व्याप्त कहते हैं, जैसे कुछ घोड़े गधे हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकेत। 1. सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव ए। 2. सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव ई। 3. अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव आई। 4. अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव ओ। 5. उद्देश्य सब्जेक्ट एस। 6. विधेय प्रेडिकेट पी। 7. मध्य पद मिडिल टर्म एम। परिवर्तित अनुमान के नियम रूल्स ऑफ कन्वर्जन। 1. ए कन्वर्जन आई। उदाहरण सभी कुत्ते फुटबॉल हैं ए। कन्वर्जन के बाद कुछ फुटबॉल कुत्ते हैं आई। 2. ई कन्वर्जन के बाद ई। पृष्ठ 334। उदाहरण कोई लड़का लड़की नहीं है ई। कन्वर्जन के बाद कोई लड़की लड़का नहीं है ई। 3. आई कन्वर्जन के बाद आई। उदाहरण कुछ कलम दवात हैं आई। कन्वर्जन के बाद कुछ दवात कलम है आई। 4. ओ कन्वर्जन के बाद एक्स। उदाहरण कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं ओ। कन्वर्जन नो कन्वर्जन। प्रतिवर्तित अनुमान के नियम रूल्स ऑफ ऑब्वर्जन। 1. ए ऑब्वर्जन ई। उदाहरण सभी मनुष्य मरणशील हैं ए। ऑब्वर्जन कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है ई। 2. ई ऑब्वर्जन ए। उदाहरण कोई मनुष्य विवेकशील नहीं है ई। ऑब्वर्जन सभी मनुष्य अविवेकशील हैं ए। 3. आई ऑब्वर्जन ओ। उदाहरण कुछ मनुष्य सभ्य हैं आई। ऑब्वर्जन कुछ मनुष्य असभ्य नहीं है ओ। 4. ओ ऑब्वर्जन आई। उदाहरण कुछ मनुष्य शांत नहीं है ओ। ऑब्वर्जन कुछ मनुष्य अशांत है आई। नोट ऑब्वर्जन में विधेय प्रेडिकेट के स्थान पर आधार वाक्य के विधेय प्रेडिकेट का व्याघाती पद कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म को प्रयुक्त किया गया है। प्रतिपरिवर्तित अनुमान के नियम रूल्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। 1. ए ऑब्वर्जन ई। कन्वर्जन ई। उदाहरण सभी लड़की सुंदर है ए। ऑब्वर्जन कोई लड़की असुंदर नहीं है ई। कन्वर्जन कोई असुंदर जीव लड़की नहीं है ई। कॉन्ट्रापोजिशन। 2. ई ऑब्वर्जन ए। कन्वर्जन आई। उदाहरण कोई लड़की सभ्य नहीं है ई। ऑब्वर्जन सभी लड़की असभ्य है ए। कन्वर्जन कुछ असभ्य जीव लड़की हैं आई। कॉन्ट्रापोजिशन। 3. आई ऑब्वर्जन ओ। कन्वर्जन नो कन्वर्जन। उदाहरण कुछ शिक्षक विवेकशील है आई। ऑब्वर्जन कुछ शिक्षक अविवेकशील नहीं है ओ। कन्वर्जन नो कन्वर्जन। 4. ओ ऑब्वर्जन आई। कन्वर्जन आई। उदाहरण कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है ओ। ऑब्वर्जन कुछ विद्यार्थी अबुद्धिमान है आई। कन्वर्जन में होगा कुछ बुद्धिमान जीव विद्यार्थी हैं। न्याय सिलोजिज्म। न्याय सिलोजिज्म
दिए गए दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर किसी तर्क संगत निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय कहलाता है। इस प्रकार की परीक्षा में दो या दो से अधिक आधार वाक्य या कथन, स्टेटमेंट और प्रीमाइसेस दिए गए होते हैं और उन पर आधारित दो या दो से अधिक निष्कर्ष, कंक्लूजन्स दिए गए होते हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सर्वज्ञात तथ्यों एवं सर्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा परे क्यों न हो, यानी सभी मान्यताओं की अवहेलना करते हुए, दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा तर्क संगत निष्कर्ष निकलता है, ये ज्ञात करना होता है। अब आइए न्याय सिलोजिज्म के प्रश्नों को हल करने में प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट नियमों पर एक नजर डालें। न्याय का नियम, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। न्याय के ये नियम हैं। नियम 1, दिए गए कथनों में मध्य पद, मिडिल टर्म का होना नितांत आवश्यक है, वरना कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। उदाहरण 1, कथन 1, सभी कलम दवात हैं ए। 2, सभी पुस्तक गेंद हैं ए। निष्कर्ष कुछ नहीं। व्याख्या, यहाँ हम देख रहे हैं इन कथनों में कोई भी पद कॉमन नहीं है, यानी कोई भी मध्य पद या मिडिल टर्म नहीं है, अतः न्याय के नियमानुसार कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उदाहरण 2, कथन 1, सभी कलम दवात हैं ए। 2, सभी दवात पुस्तक है ए। यहाँ दवात एम यानी कि मिडिल टर्म है। इसके निष्कर्ष हैं 1, सभी कलम पुस्तक हैं ए। 2, कुछ पुस्तक कलम है आई। व्याख्या, यहाँ हम देख रहे हैं दिए गए कथनों में मध्य पद, मिडिल टर्म दवात पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ निष्कर्ष 1, सभी कलम पुस्तक हैं, दिए गए कथनों के आधार पर एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 2, कुछ पुस्तक कलम है। निष्कर्ष 1 का एक वैध परिवर्तन यानी कन्वर्जन है, अतः निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत रूप से निकलते हैं। नियम 2, दिए गए कथनों में मध्य पद, मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वरना कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। उदाहरण 1, कथन 1, सभी कुत्ते गधे हैं ए। 2, सभी गधे घोड़े हैं ए। यहाँ गधे मिडिल टर्म है। निष्कर्ष है 1, सभी कुत्ते घोड़े हैं ए। 2, कुछ घोड़े कुत्ते हैं आई। व्याख्या, यहाँ हम देख रहे हैं मध्य पद, मिडिल टर्म गधे पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अतः निष्कर्ष 1, सभी कुत्ते घोड़े हैं, इन कथनों के आधार पर निकाला गया एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 2, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, निष्कर्ष 1 का एक वैध परिवर्तन या रूपांतरण कन्वर्जन है, अतः निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। उदाहरण 2, कथन 1, सभी लड़के फुटबॉल हैं ए। 2, कुछ फुटबॉल लड़कियां हैं आई। यहाँ फुटबॉल मिडिल टर्म है। इनके निष्कर्ष हैं 1, सभी लड़के लड़कियां हैं ए। 2, कुछ लड़कियां लड़के हैं आई। व्याख्या, चूंकि यहाँ मध्य पद, मिडिल टर्म फुटबॉल आंशिक समग्रवाची पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अतः न्याय के नियमानुसार निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अवैध होंगे, अतः दोनों निष्कर्ष अवैध हैं। नियम 3, निष्कर्ष में मध्य पद, मिडिल टर्म नहीं आना चाहिए, अन्यथा ऐसे निष्कर्ष कंक्लूजन को अवैध माना जाएगा। पृष्ठ 335। उदाहरण 1, कथन 1, सभी बाघ बैल हैं ए। 2, सभी बैल घोड़े हैं ए। यहाँ पर बैल मिडिल टर्म है। निष्कर्ष 1, सभी बैल बाघ हैं ए। 2, सभी घोड़े बैल हैं ए। व्याख्या, नियमानुसार निष्कर्ष में मध्य पद, मिडिल टर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनसे निष्कर्ष आधार वाक्य से अधिक व्यापक हो जाते हैं, जो कि निगमनात्मक अनुमान के नियम के विरुद्ध है। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों निष्कर्ष में मध्य पद, मिडिल टर्म बैल का प्रयोग किया गया है, अतः नियमानुसार दोनों निष्कर्ष अवैध हैं। नियम 4, दिए गए कथनों में से पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो
और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तथा मध्य पद मिडिल टर्म हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी सकारात्मक में निकलते हैं। उदाहरण 1, कथन 1, कुछ लड़के पिता है आई। 2, सभी पिता माता हैं ए। निष्कर्ष 1, कुछ लड़के माता हैं आई। 2, कुछ लड़के माता नहीं हैं ओ। व्याख्या। निष्कर्ष 1, कुछ लड़के माता हैं, ये इन कथनों का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 2, कुछ लड़के माता नहीं हैं, ये एक अवैध निष्कर्ष है, क्योंकि सकारात्मक कथनों से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। अतः निष्कर्ष 1, कुछ लड़के माता हैं, तर्क संगत रूप से निकलते हैं। नियम 5, दिए गए दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो तो इन कथनों के आधार पर कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, क्योंकि अंशव्यापी कथनों में मध्य पद मिडिल टर्म आंशिक समग्रवाची